हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की घोषणा कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि हालिया युद्ध से नेतन्याहू की गठबंधन की सरकार को थोड़ी स्थिरता मिलेगी। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने इजराइल की अति रूढ़िवादी पार्टियों की मदद से सरकार बनाई है। उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी चल रहा है। इजराइल के वरिष्ठ नेता बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी नाम से भी जाना जाता है। वो आखिरी बार पिछले साल 2022 में 1 नवंबर को चुनाव जीते थे और 29 नवंबर को छठी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस सरकार को अल जजीरा ने इजराइल के इतिहास का सबसे धार्मिक और कट्टरपंथी सरकार बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू की सरकार को अति राष्ट्रवादी धार्मिक गुटों का भी समर्थन हासिल है। नेतन्याहू के नाम इजराइल का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 1949 में तेल अवीव के जाफा में हुआ था। नेतन्याहू की मां तंजिला सेगल एक इजरायली मूल की यहूदी थी और पिता बेंजामिन नेतन्याहू पोलैंड के यहूदी थे। वो पेशे से इतिहासकार थे और अकादमिक जगत में उनकी पहचान थी। पहले बेंजामिन नेतन्याहू के पिता का नाम बेंजियन मेल्कोव्स्की हुआ करता था। फिलिस्तीन में बसने के बाद उन्होंने अपना सरनेम बदल लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री के पुरखों की जड़ें स्पेन से जुड़ी बताई जाती हैं। साल 1963 में बेंजामिन नेतन्याहू का परिवार अमेरिका चला गया क्योंकि उनके पिता को एक बढ़िया अकादमिक पद मिल गया था। नेतन्याहू के पिता को एक रिविजनिस्ट जायोनिस्ट माना जाता था। जायोनिस्ट आप जायोनिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लें कि सोशलिस्ट और जायोनिज्म में कुछ इस तरीके की विचारधारा थी कि जिसको मिक्स करके यहूदियों को हिब्रू सिखाकर या हिब्रू भाषा को आगे बढ़ाना। हिब्रू यानी यहूदियों की बहुत मूल भाषा। और जब यहूदी इधर उधर चले गए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत में भी बड़ी तादाद में रहे थे और इनको जब हटाया गया था इस जगह से, बड़ा नरसंहार उस समय पर भी हुआ था। तो फिर सब अपनी भाषा भूल गए। तो इनको दोबारा बसाया जाना, हिब्रू भाषा सिखाना, ओल्ड टेस्टामेंट, ये जो बाइबल को आप देखते हैं, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, तो ओल्ड टेस्टामेंट आज भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। न्यू टेस्टामेंट ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, फिर इस्लाम के लिए कुरान महत्वपूर्ण है। तो ये सब निकली एक ही जगह से और इसी जगह से निकली हैं, इसीलिए बहुत ही दिलचस्प इसका इतिहास है। बहरहाल उनका मानना था कि इजराइल जॉर्डन नदी के दोनों किनारों पर होना चाहिए। उन्होंने पड़ोसी अरब देशों के साथ समझौते को भी मानने से इनकार कर दिया था। अमेरिका जाने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू की शुरुआती पढ़ाई लिखाई यरूशलेम में हुई थी, आगे की पढ़ाई अमेरिका में हुई। बेंजामिन नेतन्याहू जब 18 साल के थे तब उनका परिवार इजराइल लौटा। वो 1967 में इजराइल की सेना में शामिल हो गए। वो इजरायली सेना के एक विशेष कमांडो यूनिट सायरेट मटकल में कप्तान थे। सेना में रहते हुए वो फिलिस्तीनी उग्रवादियों के एक हमले में घायल भी हो गए थे। दरअसल 1972 में फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने बेल्जियम के विमान को इजराइल में लैंड होने पर हाईजैक कर लिया था। उसी दौरान नेतन्याहू घायल हुए थे। नेतन्याहू 1973 के अरब इजराइल युद्ध में अपने देश के लिए लड़े थे। नेतन्याहू के भाई, आपको मैं दिलचस्प पहलू एक बताने जा रहा हूं, जोनाथन नेतन्याहू, ये नाम आप याद रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी इनका बड़ा सम्मान है। और नेतन्याहू की जो लोकप्रियता है वो उनके बड़े भाई जोनाथन नेतन्याहू की वजह से। और जोनाथन कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक कैप्टन थे। उनकी जो शहादत है उसको बहुत माना जाता है। जोनाथन नेतन्याहू जो हैं वो 1976 में युगांडा में मारे गए थे। वो एक अपहृत विमान से बंधकों को छुड़ाने के लिए गए थे और ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। नेतन्याहू ने अपने भाई की स्मृति में एक आतंकवाद विरोधी संस्थान की स्थापना की। 1982 में जब ये उनके भाई की डेथ हुई थी, उसके बाद नेतन्याहू की वॉशिंगटन स्थित इजराइल दूतावास में चीफ ऑफ मिशन बनाकर उनको भेजा भी गया। 1984 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र में इजराइल का राजदूत नियुक्त किया गया। नेतन्याहू अंग्रेजी के अच्छे वक्ता हैं। इसकी मदद से वो जल्द ही अमेरिकी टेलीविजन पर जाना पहचाना चेहरा बन गए। वो अमेरिका में इजराइल का पक्ष प्रभावी तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री यित्ज़ाक शमीर के कार्यकाल में नेतन्याहू को उप विदेश मंत्री बनाया गया था। जल्द ही पार्टी में उनका कद भी बढ़ गया। 1993 में वो इजराइल की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के अध्यक्ष बन गए। 1992 के चुनाव में लिकुड पार्टी को हार मिली थी। नेतन्याहू ने जीत के लिए रणनीति बनाई। हालांकि कुछ वक्त बाद ही नेतन्याहू के हाथ से पार्टी की कमान निकलकर एरियल शेरोन के हाथों में चली गई। 2005 में शेरोन के लिकुड छोड़कर कदीमा बनाने के बाद ही नेतन्याहू को पार्टी की कमान वापस मिली। नेतन्याहू पहली बार साल 1996 में प्रधानमंत्री बने और 1999 तक पद पर रहे। इसके बाद 2009 से 2021 तक रिकॉर्ड 12 सालों तक वो पीएम रहे। नवंबर 2022 में उन्होंने छठी बार पद संभाला। नेतन्याहू पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने करोड़पति दोस्तों से महंगे गिफ्ट्स लिए और उसके बदले उन्हें फायदा पहुंचाया। ऐसे लोगों में ऑस्कर नॉमिनेटेड इजरायली अमेरिकी हॉलीवुड प्रोड्यूसर आर्नन मिल्चन का नाम भी शामिल है। आरोप है कि साल 2009 में मिशेलिन ने नेतन्याहू को करीब $1 लाख के गिफ्ट्स दिए थे, जिसमें महंगी शराब और सिगार शामिल थे।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें अमेरिकी वीज़ा दिलाने में मदद की। साल 2019 में नेतन्याहू को पॉजिटिव कवरेज के बदले मीडिया टाइकून को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। नेतन्याहू ने इजराइल के अखबार येदित अहरोनात से अपने पक्ष में खबर चलवाई थी। हालांकि नेतन्याहू ने किसी गलत काम में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। 2019 में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ना भी पड़ा था। मार्च 2021 के संसदीय चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2022 में सत्ता वापस मिल गई। बेंजामिन नेतन्याहू, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको तो आप याद रखिए ही रखिए, लेकिन आप इस क्षेत्र को भी याद रखिए, इस क्षेत्र की राजनीति को भी याद रखिए। इस क्षेत्र की राजनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इजरायली या यहूदी जो हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति में आ गए, मजबूत स्थिति में आ गए। इसके बावजूद यहाँ की अपनी पॉलिटिक्स है, यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स, बिल्कुल आप भारत की राजनीति से, दुनिया के किसी भी क्षेत्र की राजनीति से इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब चुनाव नज़दीक होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की पकड़ कमज़ोर होती है, तो आप देखते हैं दूसरे कई ऐसे बड़े मुद्दे सामने आते हैं जिनसे लोगों के मनोदशा पर एक बड़ा असर पड़ता है। इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में बात करते हैं, राजनीति और सैन्य क्षमताएं। आपको ऐसा लगता होगा यहाँ युद्ध ही होता रहता है, ऐसा नहीं है। ये राजनीति भी है, राजनीति युद्ध दोनों परस्पर साथ में चल रहे हैं, ये समानांतर हैं। राजनीति इसलिए क्योंकि वहाँ पर महमूद अब्बासी जो हैं वो परेशानी में है, वो भी चुनाव नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि अस्थिरता है। इधर नेतन्याहू की सत्ता भी अब, और ये माना जाता है कि इस तरह का जब भी युद्ध होता है, और आपने देखा एक जो गवर्नमेंट अब चल रही है उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, विपक्ष भी अब सत्ता का हिस्सा है क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई इसको माना जा रहा है। तो ये लड़ाई हो गई। हालांकि ये लड़ाई जो है ये हमास के हमले के बाद हुई है, और हमास का हमला क्यों हुआ इसके पीछे जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार अचानक से हमास ने हमला कर दिया। वो रॉकेट दागता रहता है, आयरन डोम लगा रखा है, यहाँ पर सेफ हाउस बना रखे हैं। यहाँ की स्थितियाँ ऐसी रही हैं, हमेशा से रही हैं, लेकिन अब इजराइल को एक बड़ा मौका मिल गया। उसने कह दिया गज़ा पट्टी को बिल्कुल पूरी तरह से हम हमास से मुक्त कर देंगे। हमास का शासन चल रहा है। हमास बेशक जो कुछ किया वो बहुत निंदनीय है, बहुत घटिया है। आम लोगों के साथ में जो कुछ किया उसकी कोई भी उसका साथ नहीं दे सकता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर या फिलिस्तीन का जो गज़ा पट्टी का इलाका है, या हमास बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, शासन उनका चलता है, सरकार उनकी चलती है। और वेस्ट बैंक का जो दूसरा हिस्सा है, वहाँ आप बार बार सुनते होंगे महमूद अब्बासी, ये यहाँ पर हैं वेस्ट बैंक में, इनका भी जोर गज़ा पट्टी पर नहीं चलता है। तो बेशक वो फिलिस्तीन की ज़मीन है, फिलिस्तीन की ज़मीन भी दो हिस्सों में बटी दिखाई देती है। तो उस हमास पर अब जो है इजराइल का यह हमला चल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले गज़ा पट्टी पर इजराइल कब्जा करने में कामयाब ना रहा हो, या मिस्र के किसी हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब ना हो, लेकिन बाद में ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप देखते हैं, जो कूटनीति है कि अरब देश एक साथ बैठ रहे हैं, पश्चिम के देश एक साथ हो रहे हैं, कोई बोल रहा है मैं इसके साथ हूँ, कोई बोल, तो ये साथ होने का भी बहुत मायने हैं। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि आप अगर युद्ध के मैदान में उतरोगे तो हम भी युद्ध के मैदान में उतरेंगे। मामला गड़बड़ा जाता है, दुनिया ने पहले भी देखा है, इससे विनाश ही विनाश होता है, सबका पैसा भी बर्बाद होता है और आम लोगों की जान भी जाती है। लिहाजा सब चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं दिखाई देता। लेकिन फिलहाल जंग जारी है और इजराइल अपने मकसद को पूरा करने को लेकर आमादा है।